Hello student, this is the second video of adsorption and now we will discuss about the effect of pressure and temperature on adsorption. आज हम टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नोन एज फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. इसके बारे में हम आप पढ़ेंगे. फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, आपको एक नाम से ही मैं बताती हूँ. आइसो मीन्स होता है सेम एंड थर्म का जो मतलब होता है दैट इज बिलोंग टू थर्मल एंड थर्मल बिलोंग टू टेम्परेचर. एनर्जी यानी कि टेम्परेचर से ही एनर्जी आती है. तो यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर को सेम रखें, सेम का मतलब होता है एक तरीके से कांस्टेंट. अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और x अपॉन m, x यहाँ पर है अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट एंड व्हाट इज m, m है यहाँ पर अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट. अगर हम x अपॉन m दैट इज एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कि कितना अमाउंट एडसॉर्बेट का एडसॉर्बेंट पर एडसॉर्ब हुआ है पर ग्राम अमाउंट. अगर मैं कहूँ आपके पास 10 ग्राम की सरफेस है और उस 10 ग्राम पर 5 ग्राम आपका या 3 ग्राम आपका एडसॉर्बेट एडसॉर्ब हुआ है तो 3/10 हो गई. दैट मीन्स x आपका अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट और m आपका अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट. इसे हम दोनों को मिला करके इसे हम कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन. एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन तो x अपॉन m हो गया. तो अगर हम x अपॉन m और इक्विलिब्रियम प्रेशर के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ आप देखिएगा, ये ग्राफ पहले शुरुआत में इंक्रीज होता है और उसके बाद में जाकर के आप देखिए वैल्यू जो है वो एक जैसे जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है. इसका मतलब कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा जो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस है वो पहले तो इंक्रीज होती है और उसके बाद में जाकर के वो क्या हो जाती है, रुक जाती है या कांस्टेंट हो जाती है. ये चीज आप वैसे भी समझ सकते हो. मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर ही है और मैं इस पर कोई एक लेयर किसी चीज की एडसॉर्ब कराऊं, एक ऊपर हाई प्रेशर डालूंगी तो एडसॉर्प्शन की रेट बढ़ेगी एज यूजुअल. अगर मैं उस पर और प्रेशर डालती हूँ तो एक लेयर और बन सकती है, और प्रेशर डाला तो एक लेयर और बन सकती है. लेकिन एक लिमिट के बाद जब पूरी सरफेस कवर हो जाएगी तब हमारा एडसॉर्प्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है. यानी कि अब हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करें एडसॉर्प्शन की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही. यानी कि हम कह सकते हैं कि एडसॉर्प्शन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है इसी को फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है. तो अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहें इसकी तो डेफिनेशन क्या बन जाती है, डेफिनेशन हो जाती है इसकी अ ग्राफ बिटवीन amount of gas adsorbed per gram of adsorbent x upon m. A graph between amount of gas adsorbed per gram of adsorbent and equilibrium pressure is known as Freundlich adsorption isotherm. एक चीज मैं लिखना भूल गई इसमें हम ये चीज ऐड करेंगे एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और x अपॉन m और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं दैट इज नोन एज फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. तो आपको फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म समझ में आ गया होगा. बेटा ये आपके एकेडमिक के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है. आपको ये डेफिनेशन और ये ग्राफ बनाना होगा. इसके बाद मैं इसमें एक डेरिवेशन है वो बताती हूँ. अगर आप डेरिवेशन कहते हैं तो आप देखिए बिल्कुल ईजी सा है. आप कहेंगे कि जब प्रेशर लो है, आप लो प्रेशर देखिए यहाँ पर प्रेशर लो है, तो जब आपका प्रेशर लो है तो x अपॉन m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के. प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर मैंने लिखी हुई है 1.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है x अपॉन m जो है वो प्रेशर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उसका उस पर सीधा सीधा इफेक्ट है। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकती हूँ, x अपॉन m इक्वल टू k इंटू कॉन्स्टेंट। p क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट है, मैं इसको p1 लिख रही हूँ। यहाँ पर 1 का मतलब यहाँ पर एक प्रेशर की यूनिट से है, मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, k यहाँ पर कॉन्स्टेंट। अगर मैं लो प्रेशर के बाद में डायरेक्टली हाई प्रेशर पर चली जाती हूँ तो हाई प्रेशर पर आप देखिए, हाई प्रेशर पर क्या हो रहा है, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो x अपॉन m हाई प्रेशर पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दीजिए एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर, आप प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो चुके हो, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो इंडिपेंडेंट है तो मैंने पावर 0 लगा दी, पावर 0 का मतलब हो गया x अपॉन m का p पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हम इसको दूसरा और लिख सकते हैं, x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 0। क्लियर है, x अपॉन m k p की पावर 0। लेकिन अगर मैं मिडिल रेंज की बात करती हूँ, ये जो मिडिल रेंज है जो हमारे पास P1 और P0 के बीच में आई है, बीच की रेंज है, एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। अगर आप इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर की बात करते हो तो x अपॉन m जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा। देखिए यहाँ पर P1 है और यहाँ पर 0 है। 1 और 0 के बीच में अगर आप जानते हो तो क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। मतलब अगर मैं कहूँ 0 और 1 के बीच में क्या है तो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है। दैट मीन्स फ्रैक्शंस आती हैं जो 1 और 0 के बीच में होती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि x अपॉन m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/n के। 1/n का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1/n का मतलब हो गया फ्रैक्शन। तो आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि x अपॉन m इज इक्वल टू k p 1/n, जहां पर 1/n जो होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब ये माइनस में नहीं हो सकता, आपके पास -1/3 नहीं हो सकता, ये 0 और 1 के बीच में होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसमें आप देखिए यहाँ पर k जो है और ये जो 1/n है, ये दोनों ही वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये दोनों ही वैल्यू कांस्टेंट होने के साथ साथ नेचर ऑफ एडसॉर्बेट और नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल फिनिश हुआ। इसमें कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है कि आपका जो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है और अगर आप इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट करते हो तो शुरुआत में जो रेट एड्सॉर्प्शन रेट है वो बढ़ता है और उसके बाद हायर प्रेशर पर जाकर के वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसे हम सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं, यानी कि उसके आगे एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सैचुरेशन प्रेशर। इसमें हमने पूरा बता दिया है, लो प्रेशर पर P की पावर 1 हो जाएगी, हायर प्रेशर पर P की पावर 0 हो जाएगी और इंटरमीडिएट प्रेशर में P की पावर 1/n रहेगी। ये हमारा फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म खत्म हुआ। इसके बाद इसमें एक चीज और है, इसी को अगर वेरीफाई करना है आपने, अगर हम इसे वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है, जो हमारे पास इंटरमीडिएट रेंज वाला फॉर्मूला आया था, इंटरमीडिएट रेंज का फॉर्मूला था x अपॉन m इक्वल टू k p 1/n। अगर हम इसका वेरिफिकेशन करें तो अगर हम इसका लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, अगर हम इसका लॉग लें तो ये हो जाएगा लॉग x अपॉन m इक्वल टू लॉग k। आप जानते हो, आपने रूल्स में पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन में जो होते हैं वो प्लस में आ जाते हैं और जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो लॉग p हो गया है, log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। तो अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, log x अपॉन m यानी कि ये और log p, पहले भी हमने x अपॉन m और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था log p। अगर आप इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी कि अगर आपका जो नेचर है, जो आपका एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है, उसके एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का सीधा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, प्रेशर पर। एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसका जो स्लोप होता है ये होता है 1/n और ये जो आपके पास इंटरसेप्ट आया है
वो होता है, वो क्योंकि एक फिक्स है, वो होता है log k। तो दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पर हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया। एग्जामिनेशन में ये आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से भी, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्सॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एड्सॉर्प्शन आइसोबार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एड्सॉर्प्शन आइसोबार। बेटा देखिए, मैंने पहला इफेक्ट जो बताया वो आपको प्रेशर का इफेक्ट बताया, उसमें हमने आइसोथर्म पढ़ा था जिसमें टेम्परेचर क्या रखा जाता है? कांस्टेंट। यहाँ पर आइसोबार, बार आप जानते हो प्रेशर की यूनिट होती है, आइसो मीन सेम, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा? प्रेशर। तो बिल्कुल सेम है, अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर, अ ग्राफ बिटवीन x upon m and temperature at constant pressure। बेटा x upon m मैंने दोबारा नहीं बताया, वो पुराना वाला ही होगा। x upon m क्या है? मास ऑफ एडसॉर्बेंट अपॉन मास ऑफ एडसॉर्बेंट। तो मैंने यहाँ पर x upon m ही लिख दिया। ग्राफ बिटवीन x upon m and temperature at constant pressure is known as एड्सॉर्प्शन आइसोबार। ये एड्सॉर्प्शन आइसोबार जो होता है ये बेटा दोनों के लिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए और केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन पर अलग इफेक्ट आता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन पर अलग इफेक्ट आता है। अगर आप प्रेशर को क्या कर देते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं और x अपॉन m और आप टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, सेम हियर x अपॉन m एंड टेम्परेचर और p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर मैं इसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड सेकेंड वन इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो पहले मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन को आपको क्लियर कर देती हूँ। हमने पढ़ा हुआ है कि एड्सॉर्प्शन कब होता है? एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैंने कल भी आपको ये बात क्लियर की थी कि क्योंकि इसमें बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन हमें पता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई भी प्रॉपर केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो दैट्स व्हाई, क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो कम अमाउंट में रिलीज होती है। ठीक, अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा? जो मॉलिक्यूल वीक फोर्सेस से जुड़े हुए हैं वो मॉलिक्यूल वापस बाहर भाग जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए ये आपके पास सरफेस है और आपके इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस लगे हुए हैं, लेकिन अगर आपने हीट कर दिया इसको, अगर आप हीट कर देते हो तो ये मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे इससे, क्योंकि मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो उसमें क्या होगा? उसके जो बॉन्ड, थोड़े बहुत बॉन्ड बने भी हैं, वो बॉन्ड क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे और ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसॉर्प्शन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन क्या होता है? घटता जाता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से आएगा? ऐसे आएगा, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हो वैसे वैसे x अपॉन m यानी कि एड्सॉर्प्शन का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द एड्सॉर्प्शन डिक्रीज। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो पहले तो इंक्रीज होता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है और बाद में डिक्रीज होता है। तो बात ये आती है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा क्यों है कि फिजिकल में तो डायरेक्टली डिक्रीज है बट केमिकल में फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो हम इस चीज को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ऐसा क्यों, why as you increase the temperature why chemical absorption first increase then decrease। तो देखिए बेटा, एक चीज होती है, आपको मैंने कल भी इस बारे में बताया था कि रिएक्टेंट जो होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है इसको।
रिएक्टेंट से बनना है प्रोडक्ट आपके पास। कल मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया था आपके लिए यहाँ पर इस तरीके से, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ था कि हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी है किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, उसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक यहां तक की एनर्जी होती है जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इस एनर्जी तक पहुंचना उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक वो इस एनर्जी पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड के बीच की एनर्जी है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए किसी के पास 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी है और उसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए चाहिए 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो बेटा अब उसको 5 से 20 पर पहुंचने के लिए 15 किलो जूल पर मोल एनर्जी उसको चाहिए। तो 5 जो हो गई वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, 15 जो वो एब्जॉर्ब करेगा, जो वो लेगा, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। 20 जो मैंने आपको वैल्यू बोली है कि ये सेट वैल्यू है जिससे ये बाद में प्रोडक्ट में चेंज होता है, वो उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई। तो जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमने पता है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल कंपाउंड बनता है, मैंने बताया था सरफेस पर एक कंपाउंड फॉर्म होता है। तो जब वो कंपाउंड फॉर्म होगा यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो जब आप एनर्जी इसको सप्लाई करोगे, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले उसको एनर्जी सप्लाई होगी, और जब एनर्जी सप्लाई होगी तो उसकी एनर्जी सप्लाई करके वो एक्टिवेशन एनर्जी, वो जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो किसका काम कर रही है? एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रही है। और मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड वैल्यू पर पहुंच के किसमें चेंज हो गया? प्रोडक्ट में, यानी कि सरफेस पर जो प्रोडक्ट था वो फॉर्म हो चुका है। तो जब आप शुरुआत में टेम्परेचर देते हो तो दिस टेम्परेचर इज यूज्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। बट आफ्टर दैट जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तब उसके बाद जब आप टेम्परेचर और बढ़ाते हो, और ज्यादा बढ़ाते हो, तो फिर वो बॉन्ड जो बना था वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, दैट मींस डिसॉर्प्शन क्या होगा? शुरू हो जाएगा। तो फिर रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट द रेट इंक्रीज एंड देन द रेट डिक्रीज, दैट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन हम कल ही बात कर चुके थे कि गैस मास्क में आपका यूज होता है, डीकलराइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है, इन चीजों में हम एड्सॉर्प्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एड्सॉर्प्शन टॉपिक फिनिश होता है। अब हम एनसीईआरटी बेस्ड एड्सॉर्प्शन के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनका डिस्कशन आज इसी टॉपिक पे इसी के साथ करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। The first question is why does physiosorption decrease with temperature? अभी हमने पढ़ा था कि फिजियोसॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि फिजियोसॉर्प्शन में कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा वैसे ही बॉन्ड ब्रेक होना, जो छोटे बॉन्ड है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, वो भी बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या आंसर लिखेंगे इसमें? इन फिजियोसॉर्प्शन वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस आर प्रेजेंट, दे आर ब्रोकन by increase in temperature. So physiosorption decrease with increase of temperature. The first question is clear. Then we are discussing about second one. Why are powdered substance more effective adsorbent than their crystalline form? मैंने पहले ही कहा था, जब हम फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो हमने नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पढ़ा था हमने, और एक थर्ड पॉइंट था सरफेस एरिया। अगर आप एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो उस पर एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो तेजी से होने लग जाती है। तो क्यों? Why are the powdered substance more effective adsorbent? Because in their powdered state, powdered form, their surface area is larger than their crystalline form. As simple as that. Third question is distinguish between adsorption, absorption. अगर आप लास्ट वीडियो आपने देखी है तो आप बहुत जल्दी से कर लोगे इस क्वेश्चन को भी। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या था? एड्सॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। एड्सॉर्प्शन यूनिफॉर्मली होता है, पूरे में ही एग्जैक्टली एक जैसा फैलता है, जबकि जो हमारा एड्सॉर्प्शन है वो सरफेस पर होता है। कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेट का सरफेस पर ज्यादा होगा और अंदर क्या होगा? कम होगा। अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो इसका एग्जाम्पल, अगर आप सिलिका जेल लेते हो, मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल में बताया था, तो सिलिका जेल जो है वो मॉइस्चर को क्या करता है? एड्सॉर्ब करता है।
तो सिलिका जेल में एड्सॉर्प्शन होता है, जबकि अगर आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लोगे, अगर आप एनहाइड्रस CaCl2 लेते हो तो ये पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब एंड सिलिका जेल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। तो ये आपके पास एब्जॉर्प्शन का और एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। अगर कल आपने पूरा देखा था तो आपको फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक एक करके पॉइंट बस बोलती जा रही हूँ। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हमारे पास वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन में हमारे पास केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, लो एनर्जी ऑफ लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। केमिकल एब्जॉर्प्शन में हाई एनर्जी यूज होती है क्योंकि उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो इसके लिए हाई एनर्जी यूज होती है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक होता है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म होती है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म होती है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, अभी हमने बात की थी। और ऐसे ही इफेक्ट ऑफ प्रेशर की थी। फिजियोएब्जॉर्प्शन में जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होता जाता है, बट कीमियोएब्जॉर्प्शन में फर्स्ट इंक्रीज होता है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हमारा फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ। अगला है व्हाट इज एन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आप आइसोथर्म से पहचान सकते हो, अभी हमने फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा है। ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पर आपको वही ग्राफ दोबारा से प्लॉट करके बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। आप देखिए अगर आपको एड्सॉर्बेंट को एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट करने का मतलब है एड्सॉर्प्शन की रेट बढ़ जाए। रेट कैसे बढ़ती है, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दो, उसको पाउडर्ड फॉर्म में ले आओ तो उसका क्या हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है। इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। एज वी कन्वर्ट द सॉलिड सब्सटेंस इनटू देयर पाउडर्ड फॉर्म द एड्सॉर्बेंट इज एक्टिवेटेड। अगला है व्हाई इज एड्सॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कल मैंने थर्मोडायनेमिक वाला पार्ट कराया था जिसमें मैंने बताया था, अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस रब कर रही हूँ बेटा। कल मैंने जो आपको एड्सॉर्प्शन में ये वाला कराया था कि डेल जी की वैल्यू जो होती है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, और ये कहा था कि डेल जी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और जैसा कि मैंने बताया था एंट्रोपी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए उसकी वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। डेल एस की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि ये दोनों वैल्यूज अगर यानी कि ये दोनों वैल्यूज अगर नेगेटिव हैं तो डेल एच अपने आप ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। इसीलिए हमारा एड्सॉर्प्शन हमेशा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। लास्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन। तो आपको बता दिया है प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, एज द प्रेशर इंक्रीज एड्सॉर्प्शन इंक्रीज, बट एज द टेम्परेचर इंक्रीज एड्सॉर्प्शन डिक्रीज। यहाँ पर हमारे एड्सॉर्प्शन के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम कोलॉइडल पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट